राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे नेपाल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत डॉक्टर भोलानाथ योगी जी से, जो हिंदुस्तान आए हैं और हिंदुस्तान से इन्हें एक विशेष ही लगाव है, क्योंकि ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में प्राचीन सूर्य मंदिर के प्रांगण में अवस्थित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा के लिए आए थे। आपको यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि डॉक्टर भोलानाथ योगी जी दिल्ली के रमेश नगर स्थित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद हठ योग विषय पर पीएचडी इन्होंने किया गुरु गोरक्षनाथ हठ योग विषय पर, और आज वे हिंदू विद्यापीठ नेपाल दांग के प्राचार्य हैं। यह भारतवासियों के लिए भी और नेपाल वासियों के लिए बड़े ही एक विचारणीय समय है, जो कहा जाता है, जो कि दो देशों की मित्रता और इन दोनों देशों की एकता यूं ही नहीं है, क्योंकि नेपाल के बच्चे जब हिंदुस्तान में आकर के शिक्षा ग्रहण कर फिर नेपाल में जाकर अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं और हिंदुस्तान की सरजमी से जो वे खुशबू लेकर के गए उसे बिखेरने का काम करते हैं, और दो राष्ट्रों के बीच में जो इससे एक स्नेह उत्पन्न होता है। आज इन सभी विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर भोलानाथ योगी जी से। सबसे पहले डॉक्टर भोलानाथ योगी जी, आपका राष्ट्रीय चैनल कात्यायनी पर हिंदुस्तान में स्वागत है, और हम आपसे बात करेंगे। और हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो कि आप रमेश नगर दिल्ली स्थित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से मात्र 11 वर्ष की उम्र में आकर के 7वीं वर्ष से आपने शिक्षा ग्रहण किया, और कहाँ तक ग्रहण किया? आप जब आए इस संस्कृत कॉलेज में, मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज में, तो उस समय में आपकी उम्र क्या थी? हाँ, मेरी उम्र, मैं जब से पहली बार दिल्ली आया था मेरी उम्र 11 साल की थी। तब मैं कक्षा 7वीं प्रथमा का भी प्रथम वर्ष कहा जाता था उस समय पर, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में प्रथमा, जिसको 8वीं क्लास के बराबर मान्यता दी जाती थी, तो मैंने 7वीं यहाँ से की। उसके बाद में प्रथमा किया। उसके बाद में फिर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष जो 2 साल का हुआ करता, 9वीं और 10वीं। उसके बाद में 11वीं 12वीं, जिसको उत्तर मध्यमा कहते हैं, तो वो मिला करके मैं 6 साल तक यहाँ मैंने अध्ययन किया। उसके बाद में फिर नेपाल लौट करके वहाँ के विश्वविद्यालय से मैंने आगे की पढ़ाई की। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, बहुत छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर फिर से आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम आप इनसे बात करेंगे भोलानाथ जी से, जो कि आप संस्कृत विषय आपका रहा है और आज संस्कृत की स्थिति काफ़ी दयनीय है। चूँकि आप संस्कृत के छात्र भी रहे हैं और अब आप प्राचार्य भी हैं, तो आप जरा राष्ट्र को यह बताएं और हम आपसे चाहेंगे कि आप सरकार को, दोनों देशों की सरकार को यह बताएं जो कि संस्कृत के उत्थान के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए। ऐसा है कि संस्कृत भाषा देव भाषा मानी जाती है। देव भाषा संस्कृत और वेद भाषा भी संस्कृत है, यानी कि ज्ञान की भाषा भी संस्कृत है। वैसे तो संस्कृत की जितनी बुरी दशा हो जाए, संस्कृत पलायन नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक इसका व्याकरण जीवित है, भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जब तक सूत्र जीवित है, तब से संस्कृत पलायन तो नहीं होगा। मगर क्या है कि आधुनिक जमाने में लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि संस्कृत की विशेषता क्या है। एक सूत्र है, वेदस्य नित्यत्वात् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् ईश्वरः गतकल्पियं वेदम स्मृत्वा उपदिशति। वेद नित्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर ही गतकल्प में हुए घटनाक्रम को लेकर के इस जमाने को फिर उपदेश करता है। आज जैसे टेलीफोन वगैरह आए हैं, कंप्यूटर्स आए हैं, टेलीफोन में सारी बातें हो जाती हैं, जूम के माध्यम से, हर एक माध्यम से कार्यक्रम हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि प्राच्य विद्या कुछ भी नहीं है, आधुनिक विद्या या आधुनिक विज्ञान सिर्फ आधुनिक है, ये भौतिक विज्ञान क्या है कि प्रयोग सिर्फ है। मगर इसमें जो ज्ञान है वो भी प्राच्य ज्ञान से ही आता है। जो मैंने सूत्र बताया, वेदस्य नित्यत्वात् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् ईश्वरः गतकल्पियं वेदम स्मृत्वा उपदिशति। तो ईश्वर गतकल्प में क्या क्या हुआ था उसको मद्देनजर करके अभी ज्ञान देता है। अभी हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे कंप्यूटर में ज़्यादा करते हैं, सफल हैं, अथवा मोबाइल वो बहुत ज़्यादा चलाना जानते हैं, वो समय के अनुसार ज्ञान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वेद को भूल जाएं, क्योंकि आज का कंप्यूटर, आज का मोबाइल भी वेद निश्रित ज्ञान ही है। तो संस्कृत विषय के लिए अभी नेपाल और भारत में थोड़ी उपेक्षा भाव है सरकार को, विशेषकर सरकार का ही दोष नहीं है, लोगों में एक वो जागरूकता नहीं है संस्कृत शिक्षा की क्या महत्ता है। अभी कोरोना काल में लोगों को पता लगा कि संस्कृत शिक्षा क्या महत्व है, अध्यात्म का क्या महत्व है, क्यों आदमी आत्महत्या करता है, इस विषय में लोगों को अब जागरूकता आई है। अभी संस्कृत के बारे में आपने भी बुलाया हमें इसीलिए। तो मैं आज से मैं 1970 में यहाँ दिल्ली आया था संस्कृत पढ़ने के लिए। हालांकि नेपाल में जहाँ मैं रहता वहाँ पे संस्कृत स्कूल था, हमारे गुरुजी थे एक मित्रनाथ योगी जी, वो यहाँ प्राचार्य होने की वजह से वो हमें लेके आए थे। तो दिल्ली बड़ा शहर है, जाते हैं, एक भारत का बड़ा वो क्या कहते हैं राजधानी है। तो यहाँ हमने कुछ अध्ययन करने के लिए सोचा, यहाँ आए। मैं 11 साल का था तब मैं जब आया था यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए। तो मैंने यहाँ प्रथमा भी 2 साल में किया मैंने। प्रथमा मतलब 8वीं कक्षा बराबर सरकारी मान्यता थी। उसके बाद में पूर्व मध्यमा जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष करके 2 साल का हुआ करता था, 9वीं और 10वीं, और उसके बाद में मध्यमा भी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष करके 11वीं 12वीं मैंने यहाँ पूरा करके फिर मैं जरा थोड़ा सा वयस्क हुआ तो अपने देश में ही फिर पढ़ने की व्यवस्था वहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ती थी, तो वहाँ जाकर मैंने आगे की पढ़ाई की। भोलानाथ जी ने बताया जो कि किस प्रकार से वह भारत की राजधानी दिल्ली में आए और आकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि यह देव भाषा है और विज्ञान जो आज है वह इसी वेद और इसके सूत्रों पर आगे बढ़ रहा है। हम भोला जी ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप PhD भी कर लिया है, आपने अपने डॉक्टरेट की उपाधि एक बहुत बड़ी उपाधि होती है हायर एजुकेशन में, उसे एक बड़े ही सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और आप हिंदू विद्यापीठ नेपाल के दांग के प्राचार्य भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। संस्कृत जब इतना विशाल है, इतना संस्कृत की जड़ें मजबूत है, तो फिर आखिर ये कारण क्या है जो कि संस्कृत को जो स्थान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? ऐसा है कि लोगों का रुचि नाम वैचित्र्य, लोगों की रुचियाँ चेंज होती रहती हैं। अभी आधुनिक ज़माने में क्या है कि भौतिक साधनों से लोगों की तृप्ति हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 42-43 साल पहले
नासा ने क्या पता लगाया कि संसार के अस्तित्व गमन के 2 छोर हैं और उनको ब्लैक होल और व्हाइट होल नाम से उन्होंने संबोधन किया कि ब्लैक होल से गया हुआ पदार्थ वापस नहीं आता है, व्हाइट होल से गया हुआ पदार्थ वापस आता है, ऐसा उन्होंने कहा। मगर नासा के इस कार्यक्रम, हिंदी कार्यक्रम मैंने सुना था, उसका एक वैज्ञानिक कार्यक्रम है, उन्होंने वहाँ पर ये श्लोक भी कहा कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते ये कया यातना वृत्ति मन्या वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण 2 गतियां जगत की, ये शाश्वत मति है। भगवान गुरु गोरखनाथ कहते हैं बिरला जान ही भेदा नहीं भेदा, बिरला जान ही द्विपख छेदा। किसी किसी को मालूम है कि भेद में अभेद है, अभेद में भेद है। किसी किसी को इसे मालूम कि ये संसार के अस्तित्व गमन के 2 छोर हैं। तो आज के वैज्ञानिक लोग जो बातें पता लगा रहे हैं, चाहे किसी भी अभी तक का कोई, चाहे ग्रेविटी का पता लगाया हो या फिर अस्तित्व गमन का पता लगाया, जितना भी है सब संस्कृत साहित्य में पहले से भरा पड़ा है। मगर उसका आधुनिकरण हो गया है। लोगों को माता जी बूढ़ी हो गई, अब बिसर गए हैं। मगर संस्कृत की शिक्षा को अगर समाप्त की, ये कुछ ही लोगों के पास में अभी, मगर वही कुछ ही लोग सभी को जागृत कर रहे हैं। ये अब नेपाल की सरकार, भारत के सरकार में अभी थोड़ी सी रुचि कम दिखाई देती है, उसमें दोष जनता का भी है। उन्हें संस्कृत प्रति वो रुचि वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक जमाने का तड़क भड़क उसमें उनकी रुचि हो रही है। हम यहीं आपको रोकेंगे। हम आपसे यही जानना चाहते हैं जो आखिर यह रुचि कम होने का कारण क्या है। जब यह इतना विशाल भाषा है और इतना सशक्त भाषा है, तो आखिर लोगों की रुचि कम क्यों हो रही है, यही जानना चाह रहा हूँ। सरकार ऐसा है कि लोग प्राप्ति में विश्वास करते हैं, संस्कृत विषय त्याग में विश्वास करता है। जैसे आधुनिक विषय पढ़ाने वाले घंटी में विश्वास करते हैं, यहाँ संस्कृत क्या शिष्यत्व में विश्वास करते हैं। वहाँ के गुरु लोग सुबह उठ के 4 बजे से शिष्यों को पढ़ाएंगे, वो तनख्वाह नहीं देखते हैं। वो इसीलिए अब ये कि सरकार में भी संस्कृत के लिए कोई फैकल्टी नहीं खोली गई कि भाई संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जॉब पाएगा। तो ये क्या कहते हैं, आकर्षण, जीविका का आकर्षण बहुत कम कर दिया गया संस्कृत विषयों के लिए। तो इसकी वजह से भी एक वो क्या कहते हैं, संस्कृत विषय पढ़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा प्रसंग अभी ये है कि लोग अमेरिका वगैरह कई बड़े देशों में जाना चाहते हैं और वहाँ संस्कृत शिक्षा नहीं चलेगी, उनको ऐसा भ्रम है। हालांकि अभी आपको पता होगा कि अमेरिका आदि तमाम देशों में, विकसित देशों में, अगर संस्कृत फैकल्टी नहीं खोली गई, प्राच्य विद्या की फैकल्टी नहीं खोली, वो विश्वविद्यालय पूर्ण नहीं माना जाता है। लोगों को इस बात के बारे में इल्म नहीं है। अब दूसरी बात ये कि संसार का ये क्रम है, ये कोई शिक्षा आगे तक जाती है। अभी ग्रंथ क्या है, संस्कृत के अलावा कोई ग्रंथ है ही नहीं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है उनको पता है कि एक श्लोक वाचन में ही कितना आनंद है, कितना उमंग है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद के नाम के उच्चारण भी औसत तत्व है। वो संस्कृत भाषा का उच्चारण ही सिर्फ वेद ध्वनि उच्चारण ही तमाम प्रकार के कीटाणुओं को, तमाम प्रकार के तत्वों को समन करने में योग्यता रखती है। वो भाषा का बारे में लोगों को पता नहीं लगा, इसीलिए लोग इसमें नहीं प्रवृत्त हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। भोला जी, हम यहीं पर आपसे फिर एक बार यह बात करेंगे जो कि आप जो है हठ योग विषय, हठ योग विषय पर आपने जो है सो काफी काम किया है और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो यह हठ योग विषय क्या है और आप इसका प्रचार किस प्रकार से कर रहे हैं? ऐसा है कि हठ योग का मतलब सभी लोग जो हठ योग जानते हैं वो लोग हठात पूर्वक करना और हठ पूर्वक करना, जबरदस्ती। जैसे आसन आदि हैं, जबरदस्ती आपने पैर ऊपर रख लिया, नीचे रख लिया, हाथ ऊपर उठा लिया, सब उसको जो हठपूर्वक करना चाहते हैं, शरीर व्यायाम जैसा जिसको करना चाहते हैं तो उसको हठ योग समझते हैं। हठ के योग का मतलब उन्हें हकारेण तो सूर्य सब ठकारस चंद्र उच्चते सूर्य चंद्र मसौर योगा हठ योगो विधीयते। हठ योग क्या है कि हकार मतलब सूर्य यानी कि उष्णत्व, ठकार में चंद्रमा यानी कि शीतत्व। उष्णत्व और शीतत्व का जो समायोजन है वो हठ योग है। ऐसा है कि जैसे आसनेन रुजो हंति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा। यो पातकता का जो नाश करना है, पातकता क्या विषय है कि मन में उठने वाले जो भी खराब विचार हैं, जो भी अनित्य विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको उठने, जड़ से उठने नहीं देने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। उसमें शुद्धि लाती प्राणायाम। तो आपने वैसे तो कली में क्या कहते हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कली में
अब मन से पुण्य कोई करता है तो उसको पुण्य का भाग दे देना, मन से जो पाप करता है उसको रहने देना, क्योंकि सभी कलयुग में पापी ही बनना चाहते हैं, तो मन से भी पुण्य नहीं करते। तो हठ योग क्या करता है कि मन में पुण्य का विकास करता है। हठ योग का ये सबसे बड़ा विषय है। और हठ योग मतलब क्या है कि जो श्वास प्रश्वास का व्यायाम है, हंस योग है, सोहम या गायत्री है, उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, ये सब हठ योग के विषय हैं, ये सब हठ योग के टूल हैं। मगर हठ योग का मूल मंत्र क्या है कि शरीर में शीतत्व और उष्णत्व की समता बनाए रखना, समता योग, क्योंकि योग का समत्वम योग उच्यते गीता में कहा, समता बनाए रखना हठ योग का पहला लक्षण है। और हठ योग की विद्या ये है कि अगर कोई हठ योगी नहीं है तो वो राजयोगी नहीं बन सकता है। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं कि केवलम राजयोगाय हठ योगो विधीयते, राजयोग प्रशिक्षण करने के लिए हठ योग की कल्पना की गई है। हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ न सिद्धेत ततो युग्मा मानिस पत्ते समाभ्यसन, बिना हठ योग के राजयोग सिद्धि हो ही नहीं सकती। राजयोग मतलब राजा योग, योगों में सबसे श्रेष्ठ योग राजयोग है, यानी ज्ञान है। राजयोग मतलब ज्ञान है, अपने अस्तित्व का ज्ञान होना ही राजयोग है। और राजयोगम बिना हठ, अगर कोई राजयोग में स्थापित होना चाहता है तो उसे हठ योग का सहारा लेना चाहिए। और किसी को राजयोग में जाना है तो हठ योग का सहारा, यानी कि ये दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं। तो हठ योग एक प्रकार से राजयोग की पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी भी राजयोग की। डॉक्टर साहब, आप हठ योग के बारे में बताएं। आपने बताया कि आप कई अन्य विषयों पर भी आपने पीएचडी उसी में अपने किया है, तो वो कौन कौन से विषय थे और उस विषय से इस राष्ट्र को, इस मानव जाति को क्या आगे रास्ता मिलेगा, जरा इस ऐसा है कि मेरा विषय वास्तव में प्राच्य दर्शन मेरा विषय रहा है। प्राच्य दर्शन में भी मूलतः ये क्या कहते हैं, योग ही मेरा विषय रहा है। और योग में भी हठ योग विशेषता, अब इसके कई पहलू हैं। अब योग का मतलब क्या है कि आजकल योग प्रदर्शन बन गया है। योग है आध्यात्मिक विषय। हाँ ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म करने का पहला साधन है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को धारण करता है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। मगर अभी जो योग में शरीर को स्वस्थ करने के बहाने पेट घटाना है या फिर कोई ऊर्जा प्राप्त करनी है, एक प्राप्ति विद्या का जो लक्षण है योग का, वो योग का वास्तविक गंतव्य नहीं है। इसमें आपको दो बातें हैं, एक है आगम विद्या, एक है निगम विद्या। योग और तंत्र जो है वो आगम विद्या है, वेद पुराण आदि जितने भी शास्त्र हैं वो सब निगम विद्या है। निगम विद्या प्राप्ति का मार्ग है। निगम विद्या क्या है कि इस जीवन में सुखपूर्व बैठना, अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छे रिश्तेदारी, अच्छा देश, और उसके बाद में मरने के उपरांत भी अपवर्ग स्वर्ग आदि का कल्पना करना निगम का लक्षण है। ये निगम विद्या ज़्यादातर कर्मकांड से चलता है, कर्मकांड में आधारित है, हालांकि इसमें भी ज्ञान तत्व है। ये कुल मिलाकर प्रवृत्ति मार्ग है, संसार में कैसे प्रवृत्त हो, संसार में कैसे अच्छे बने, यज्ञ से बलि वैश्वत से देवताओं को खुश रखें, अपने संबंधों से, एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र से, एक परिवार का दूसरा परिवार से, माता पिता से पुत्र का आदि जो संबंध है उस संबंध को अच्छा रखने का जो विषय है ये निगम विद्या है। मगर आगम विद्या जहाँ योग और तंत्र आता है, आगम विद्या के निवृत्ति मार्ग है। मरो रे जोगी मरण है मिठा, तिस मरण मरो जोगी, जिस मरण मरण गोरख मरण दिठा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कैसे संसार से निवृत्त हो पाए, कैसे संसार को त्याग तेन त्यक्तेन भुंजिता, कैसे संसार को त्याग पूर्वक भोग करें, वो विद्या आगम विद्या है। तो आगम विद्या अब लोप सा लग रहा है लोगों को, हालांकि आगम और निगम विद्या दोनों ही, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, दोनों विद्या ही क्या है कि निगमागमो अनादि, निगम और आगम दोनों अनादि विद्या है। मगर एक विद्या बिल्कुल ही उपेक्षित स्थिति में है, उसको आगे लाने के लिए योग शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, तंत्र शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तन को शुद्धि करने के बाद ही तंत्र हो सकता है। मगर तंत्र भी अब ये तंत्र का ने भी मार्ग बदल लिया है, गलत मार्ग पकड़ लिया, इसीलिए लोगों को तंत्र का नाम सुनते लोग डर जाते हैं, अथवा क्या विद्या है ऐसा डर जाते हैं। मगर ये शुद्ध विद्या है, जैसे ये आगम विद्या का एक निकास वाला मार्ग वाला विद्या है। डॉक्टर भोलानाथ योगी जी ने बड़े ही विस्तार से बताया हठ योग के बारे में,
तंत्र के बारे में, संस्कृत के बारे में, दो राष्ट्रों के बीच के आपस के संदर्भ के बारे में, मित्रता के बारे में, और साथ ही हम अब इनसे ये जानना चाहेंगे कि श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के कुछ पुराने छात्र विद्यालय भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने एक स्मारका का विमोचन भी किया है। तो आप सारे पुराने छात्र श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में आप कल आए थे। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए थे और आप इस संस्कृत कॉलेज के उत्थान के लिए आप पुराने छात्र क्या करने जा रहे हैं, जरा इसके बारे में राष्ट्र को बताएं। ऐसा है कि मैंने जब संस्कृत पढ़ने के लिए, मेरे पिताजी के आज्ञा से मैं संस्कृत पढ़ने के लिए आया, उस समय मुझे मालूम था संस्कृत शिक्षा क्या है। अब आंग्ल भाषा का बड़ा प्रलोभन था उस समय पर। पिताजी की जिद की वजह से हमने संस्कृत पढ़ा। जब मध्यमा करते करते मुझे संस्कृत की अच्छाई मालूम हुई। एक भी श्लोक गाता था तो इतना आनंद आता था कि संस्कृत शिक्षा में क्या है, अंदर रूह तक अपना शुद्ध हो जाता था। चूँकि हम लोगों ने संस्कृत शिक्षा उस समय पर, ये जो मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली का सबसे बड़ा संस्कृत केंद्र हुआ करता था, तो हमारे गुरुओं ने हमारे लिए बहुत सारी मतलब कि उपलब्धियां बनाई हमारे जीवन में, एक आशीर्वाद प्रदान किया। तो मेरा भाई चिंतामणि, डॉक्टर चिंतामणि योगी और हम लोग सब जो नेपाल में रहने वाले संस्कृत विद्यार्थी जो मोतीनाथ के थे, हम लोगों ने वहाँ चिंतन किया। एक डॉक्टर हरिहर अधिकारी जी हैं, तो उनके साथ में चिंतन किया गया। डॉक्टर भोला दत्त जोशी नाम से अभी पूना में बैठते हैं, वो ये उत्तरांचल के हैं। तो इन सबसे हमने चर्चा की, तो हमने कहा कि एक एलुमनाई बन जाए हम संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, मोतीनाथ के भूतपूर्व छात्रों का, तो उससे एक इतिहास भी रहेगा। और हमने अपनी तरफ से कुछ लेख रचनाएं भी इसमें दी। एक पत्रिका भी, दीक्षा नाम का एक पत्रिका भी तैयार होकर आया है सब सामने। ये हमारे गुरु प्रति एक श्रद्धा है। रामनाथ गुरु जी जिन्होंने रावलपिंडी से यहाँ आकर के बंदरवाली खुई नाम की इस जगह को बनाया, यहाँ आबाद करके यहाँ संस्कृत विद्यालय खोला, भिक्षाटन करके संस्कृत विद्यालय खोला, खुद को खाने की परवाह नहीं करके बच्चों को पढ़ाना है, संस्कृत शिक्षा का, आर्ष विद्या का प्रचार करना है। शिवनाथ योगाश्रम नाम से आयुर्वेद का भी प्रचार उन्होंने किया। तो ये मेरे लिए एक देवभूमि है, वास्तव में एक तीर्थ सा है मेरे लिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो ये श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अधीन जो यह क्षेत्र है, जिसमें श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, प्राचीन सूर्य मंदिर, छात्रावास है, ये आप जो पुराने छात्र हैं उनके लिए यह एक देवभूमि है। देवभूमि है। ऐसा है कि महाराज जी से मैं बड़ा अंतरंग था, उनके पैर भी दबाया करता था। तो वो अपने गुरुजी प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने वहाँ रावलपिंडी से वो साइन बोर्ड तक लेके आए थे यहाँ पर। अब बताइए, मतलब उसका आर्ष विद्या का प्रचार करना, प्राचीन विद्या का प्रचार करना, उनकी इतनी उत्सुकता थी। भिक्षाटन करके उन्होंने लोगों को पढ़ाया यहाँ पर। एक दो छात्रों से लेकर के नेपाल तक के छात्र ढूंढने भेजे उन्होंने मित्रनाथ गुरु जी को, और हम नेपाल से यहाँ तक आए। एक छोटा मोटा तपस्या ऐसा नहीं करता। अभी यहाँ के छात्र लोग बहुत मेधावी छात्र लोग, विद्वान लोग यहाँ से पैदा हुए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं कई तो, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कई सालों के आचार्य में, शास्त्री में गोल्ड मेडलिस्ट हमारे यही स्कूल के, यही मोतीनाथ महाविद्यालय के छात्र हैं। ये बड़ा योगदान है। तो मैं तो असल में ऐसा कि कोरोना काल में भी मोतीनाथ में कोई कार्यक्रम हो रहा है, मैं भागा चला आया, क्योंकि मेरे लिए एक तीर्थ सा है। तो ये इससे मुझे क्या कहते हैं, गर्व है कि मैंने संस्कृत पढ़ा और मुझे इससे एक जीवन जीने की कला मैंने सीखी, और मैं इसका ऋणी हूँ, इसीलिए मैं आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भोलानाथ योगी जी। आपने बड़े ही विस्तार से न सिर्फ संस्कृत के संदर्भ में बताया, लेकिन आपके दिल में श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रति जो आस्था और जो स्नेह है, और अपने गुरु के प्रति जो आपके मन में एक समर्पण की भावना है, यह राष्ट्र आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। और चूंकि आप नेपाल के निवासी हैं और उस राष्ट्र के साथ साथ आप भारत की विशेषता को आप राष्ट्रीय चैनल कात्यायनी पर रख करके और यहाँ के गुरु परंपरा को जो आपने एक सम्मान देने का काम किया है, और ब्रह्मलीन
स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी के प्रति आपके मन में जो एक आदर का भाव है, यह अपने आप में एक विशाल, क्या कहा जाए इसे, एक प्रेरणादायक शब्द अगर कहा जाए तो यह सही होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।